तो आशीर्वाद स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है, जहां टीचर्स आपको पढ़ाते हैं पूरे दिल और दिमाग से। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन सोशल साइंस और पर्टिकुलर टॉपिक है आपका सेक्शन ए के एमसीक्यूज। टोटल 24 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और सेक्शन ए में आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, डायरेक्टली आंसर अगर लिखो तो आपको आंसर में ए बी सी डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है आप पर्टिकुलरली ए डाल करके उसके वर्डिंग्स लिखो। इससे पता चलता है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है एग्जामिनेशन को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के होंगे और बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज के होंगे। इससे आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें हम वन वर्ड वाले ट्रू एंड फॉल्स भी कवर करेंगे। इस सेशन को देखने के बाद आपको वीडियोस के लिंक तो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सारे वीडियो के लिंक्स जो हैं उसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, भावनाथ फेयर, और सेकंड है तारनेतर फेयर और थर्ड है डांस दरबार फेयर। आपको प्लेस सामने दिया हुआ है। इसमें पहला है आहवा, सेकंड है महसाना, तीसरा है जूनागढ़ और चौथा है सुरेंद्र नगर। आंसर यहां दिया हुआ है, क्लियर। भावनाथ फेयर तो ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, जब भी मैच द फॉलोइंग आप करो कीप इन माइंड। सेकंड क्वेश्चन तारनेतर फेयर सुरेंद्र नगर, क्लियर। तीसरा है डांग दरबार फेयर, आंसर विल बी आहवा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1972 ये ईयर किस ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ है? तो 1972 में हमें पता है ना, टाइगर प्रोजेक्ट है ना। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में टाइगर्स की जो संख्या थी वो कितनी थी? 40,000। 21st सेंचुरी के बिगनिंग में क्या हो गया था? तो डिक्रीज होने लगे थे नंबर ऑफ टाइगर। दैट इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हम टाइगर सेव प्रोजेक्ट कहते हैं। ये 1972 में शुरू हुआ। सेकेंड 1992 ये जो है आपका ऑप्शन सी, एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है 2004, इसमें वल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से बन जाएगा, क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ नेचर, सो द आंसर विल बी वल्चर। वेरी गुड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भाखड़ा नागल डैम, मैंने बताया था ना आफ्टर इंडिपेंडेंस भाखड़ा नागल जो डैम है उससे दो स्टेट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए भाखड़ा नागल डैम बनाया गया था। ठीक है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो सतलुज नदी के ऊपर है। किन दो स्टेट्स को फायदा होता है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा नागल डैम जब भी क्वेश्चन बने आंसर विल बी पंजाब। ठीक है, दूसरा कोसी रिवर, तो मैंने बताया था ना बिहार का श्राप माना जाता है कोसी, क्योंकि नेपाल से बहने वाली जो नदी है कोसी लगभग हर साल फ्लड का कारण बनती है बिहार के लिए, और ड्रास्टिकली हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, जब भी कोसी से फ्लड बिहार में आता है तो बिहार का एक हिस्सा पूरा फ्लडेड हो जाता है। ठीक है ना, तो कोसी जब भी क्वेश्चन बने आंसर विल बी बिहार। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट को बेनिफिट दे रहा है? तो आंध्र प्रदेश को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। चलो चौथा क्वेश्चन है नेशनल वाटरवे 1, ये ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है ना 14, जिसमें नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 और 4, साथ में 5 नेशनल वाटरवे भी दिया गया है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? नेशनल वाटरवे 1, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा वाटरवे है ना, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो नेशनल वाटरवे 1 जब भी क्वेश्चन बने आपको देना है आंसर रिवर गंगा। रिवर गंगा होता है कहां से कहां होता है ये? तो आपके वेस्ट बंगाल से लेकर के
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक। कहां तक होता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 जब भी क्वेश्चन बने आपको आंसर टिक करना है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि असम वाले एरिया में बहती है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन नेशनल वाटरवे 3। तो नेशनल वाटरवे 3 जब भी क्वेश्चन बनेगा आपको आंसर टिक करना है गोदावरी और कृष्णा रिवर। ठीक है। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, ये इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन बना है। एनिमल हस्बेंड्री फिशरी एक्टिविटी, हमने देखा था ना कि इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो 3 सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। राइट। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, देखा था हमने। ओके। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्री। क्लियर? सर्विस सेक्टर में क्या आएगा? टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आएंगी। जब भी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी आए समझ लेना ये एग्रीकल्चर और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। सो द आंसर विल बी प्राइमरी सेक्टर। राइट। सेकंड क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मैंने बताया ना मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री से जब भी क्वेश्चन बने कौन सा सेक्टर करोगे आप? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी करोगे। वेरी गुड। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपको करना है सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन है एजुकेशन, हेल्थ एंड बैंकिंग। ये जो 3 सेक्टर है ये किससे जुड़े हुए? सर्विस सेक्टर से। सो द आंसर विल बी सर्विस सेक्टर। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यहां से भी 1 मार्क के क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहां, चैत्य, स्तूपा एंड विहारा बिलोंग टू डैश रिलीजन। हमने देखा था ना अशोक सम्राट के टाइम बहुत सारे स्तूपास, चैत्यास और विहारा बने थे, लगभग जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उन एरिया में। ठीक है, तो चैत्य, स्तूपा और विहारा किस धर्म से बिलोंग करते हैं? हिंदू धर्म से, बुद्धिस्ट से, जैन से या मुस्लिम से? सो द आंसर विल बी बुद्धिस्ट। ठीक है ना। चैत्य और विहारा का मीनिंग से भी क्वेश्चन बन जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द आर्ट ऑफ स्कल्पचर इन इंडिया? इंडिया का स्कल्पचर आर्ट कितना पुराना है? सो द आंसर विल बी 5000 years। ठीक है। चलो नेक्स्ट, एरिया वाइज द कंट्री ऑफ इंडिया रैंक्स इन दी वर्ल्ड। सो द आंसर विल बी 7th। क्या आएगा आंसर? 7th आएगा, है ना। फर्स्ट पे क्या आता है आपका? कनाडा आता है। क्या आता है? कनाडा आता है। या रशिया आता है? रशिया आता है। सेकंड पे आपका कनाडा आता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रोलाइट्स वेयर कॉल्ड डैश बाय दी आर्यंस। देखो पेंसिल हाथ में रखना है सेक्शन ए टिक करते समय। ठीक है ना, सेक्शन ए टिक करते समय क्या हाथ में रखना आपको? पेंसिल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुरंत वहां अंडरलाइन कर दो ताकि गिवन बिलो जो भी ऑप्शंस है वहां कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रोलाइट्स को आर्यंस ने किस नाम से बुलाया? ठीक है, सो द आंसर विल बी निषाद पीपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप? कौन सी भाषा द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है? तो पेंसिल हाथ में होगा, आपको क्या टिक कर देना यहाँ पे? नॉट। दैट मीन्स आप गिवन बिलो ऑप्शन में क्या ढूंढोगे? जो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा? हिंदी, क्योंकि हमने देखा ना नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली भाषा कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? संस्कृत से। कौन सी? संस्कृत से। साउथ इंडिया में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा से बिलोंग करती है? तो द्रविडियन। तो द्रविडियन भाषा में या द्रविडियन भाषा फैमिली में 4 भाषाएं आती है। ठीक है, एक आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। राइट। ठीक है, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, तेलुगु बोली जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में और मलयाली बोली जाती है केरला में। ठीक है, कीप इन माइंड ये 4 भाषाएं कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? द्रविडियन से। तो यहां क्वेश्चन पूछा है नॉट बिलोंग टू द्रविड लैंग्वेज फैमिली, तो द आंसर विल बी हिंदी। ठीक है, बाकी आपके जो तमिल है, मलयाली है और कन्नड़ है ये द्रविडियन भाषा फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर। लोक माता वर्ड
किसके लिए यूज किया जाता है? भारत, नेचर, रिवर या पनिहारेस? किस पे यूज किया जाता है? ये रिवर्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि रिवर्स की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। दुनिया की सारी सिविलाइजेशन कहां पे पैदा हुई? नदी के किनारे, क्योंकि इरिगेशन पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कैटल रियरिंग के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी तो चाहिए। तो जहां पानी थी वहीं पे स्टेबिलिटी लोगों ने अपनी बना ली, ठीक है। सो द आंसर विल बी रिवर, इसलिए हम रिवर को डिनोट करते हैं एज अ लोक मापता, ठीक है। चाड़ो डांस मींस व्हिच डांस? गुजरात में ट्राइबल कम्युनिटीज जो डांस करती है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? चाड़ो डांस। किस नाम से जानते हैं? चाड़ो डांस। सो द आंसर विल बी ट्राइबल डांस। चलो नेक्स्ट, ऑन विच डे द वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड? ध्यान रखना है, ऑन विच डे वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड? तो द आंसर विल बी 21 जून। हर साल 21 जून को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हु इज नोन एज तूतिए हिंद इन द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक? सो द आंसर विल बी अमीर खुसरो। क्या आएगा आंसर? अमीर खुसरो। तूतिए हिंद कहो या पैरोट ऑफ इंडिया, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। अमीर खुसरो जो थे वो सूफी सेंट थे, है ना। मेडिवल सेंचुरी की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। सूफी सेंट थे ये, म्यूजिक, पोएट्री, ड्रामा और बहुत से लिटरेचर की चीजें लिखा करते थे, ठीक है। विच वेदा इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक? तो आंसर विल बी सामवेद, ठीक है। सामवेद जो है वो किससे एसोसिएटेड है? म्यूजिक के साथ। अथर्ववेद किससे एसोसिएटेड है? रिचुअल्स के साथ, है ना। और यजुर्वेद है आपके यज्ञ के साथ एसोसिएटेड, और रिंगवेद जो है वो आपकी ऋचाएं हैं, मतलब कि गॉड की जो आराधना, वर्शिप होती है, उसमें सारे श्लोक वेदास से, और किस वेदास से आए हुए हैं? तो रिंगवेद से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धि इज द डांसर ऑफ धमाल डांस वेयर नेटिव ऑफ अफ्रीका? कहां के नेटिव हैं ये? अफ्रीका के नेटिव हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ कालिदास? तो चूंकि कालिदास ने तो बहुत से लिटरेरी हेरिटेज इंडिया को दिए हैं, है ना, और उन लिटरेरी हेरिटेज में से मेघदूत सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो द आंसर विल बी मेघदूत, राइट। नेक्स्ट, डैश केव्स आर लोकेटेड नियर मुंबई? कौन सी गुफा मुंबई के पास लोकेटेड है? सो ऑप्शन क्या है? एलिफेंटा, उदयागिरी, खंबालिया और धांग। सो द आंसर विल बी एलिफेंटा, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स है। लोकल लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं? धारापुरी। नेक्स्ट, द सन टेम्पल ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड एट मोढेरा। कहां सिचुएटेड है सन टेम्पल? मोढेरा। गोपुरम मीन्स एंट्रेंस गेट ऑफ साउथ इंडिया। कौन से साउथ इंडिया में एंट्रेंस गेट? तो टेम्पल का। कौन सा एंट्रेंस गेट होगा? टेम्पल का। सो द आंसर विल बी डी, एंट्रेंस ऑफ टेम्पल, ठीक है। तो साउथ इंडिया में मंदिर का जो एंट्री गेट होता है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? गोपुरम के नाम से, राइट। चलो नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर? सबसे एंशिएंट यानी प्राचीन किताब कौन सी मानी जाती है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के बाद ही फ्रिक्वेंटली अलग अलग वेदास या वेदांतास, जिसको हम उपनिषद भी कहते हैं, वो लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज? कौन से लिटरेचर पाली लैंग्वेज में लिखे गए? बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए। नेक्स्ट, डैश आर द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक रिटन इन कश्मीर? तो देखो, कश्मीर में दो किताबें लिखी गई, राज तरंगिनी, है ना, और सेकंड कौन सी किताब थी? तो कथासरित सागर। तो दो में से हिस्टोरिकल बेस्ड जो बुक है वो आपकी कौन सी है? कथासरित सागर। सो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो कथासरित सागर जो थी वो किंग की, यानी कश्मीर के जो राजा थे, उनकी इतिहास को बताता है। तो हिस्टोरिकल बुक पूछा जाए तो आपको कथासरित सागर लिखना है, ठीक है। कथा आ जाए मतलब समझ लेना स्टोरी, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल बेस्ड बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ग्रेट एपिक रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी? ये भी एक सूफी सेंट थे, है ना। मेडिवल सेंचुरी में इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में पहली कहानियां या लिटरेचर की शुरुआत की थी, ठीक है। आपने एक फिल्म देखी होगी पद्मावती, है ना, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था और पद्मा
वध कर दिया गया। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी थी जो कि 16th सेंचुरी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। उसी फिक्शनल स्टोरी के बेस पे फिल्म बनी थी जिसका नाम था पद्मावत। काफी हंगामा भी हुआ था इस फिल्म पे, राइट। सो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, पद्मावत नाम की किताब लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर्स ऑटोबायोग्राफी इन पर्सियन वॉज कॉल्ड बाबर नामा। आपको मालूम है ना, मेडिवल सेंचुरी में जितने मुगल्स थे वो पर्शियन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? पर्शियन भाषा बोलते थे। तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है ना, उसको हम पर्शियन में क्या कहते हैं? बाबर नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी, तो महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखा होगा? सुश्रुत संहिता लिखा होगा। सो द आंसर विल बी ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैच्यू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच डांस? ठीक है, भरतनाट्यम। तो जो शिव का एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं नटराज, है ना, चेन्नई के म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है ना। तो भरतनाट्यम वाला जो है वो फेज आपको देखने को मिलेगा कौन से डांस में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड जीरो? ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ जीरो की थी आर्यभट्ट ने। हु हैड रिटन अश्वशास्त्र? अश्वशास्त्र नाम की किताब किसने लिखी थी? तो शलिहोत्र ने। ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। किसने लिखी थी? शलिहोत्र ने, अश्वशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इज सिचुएटेड इन डैश? गोलकोंडा फोर्ट आएगा तो आंसर क्या लिखोगे आप? आंध्र प्रदेश। गोलकोंडा फोर्ट जो है ना वो हैदराबाद में, कहां है? हैदराबाद में। तो आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है हैदराबाद, है ना, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उसी में आपका गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द डैश किंग्स? तो हम्पी किसका कैपिटल था? तो आपकी चोला, पल्लव, चंदेला या फिर विजयनगर। सो द आंसर विल बी विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी सिटी, ठीक है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है। एक से मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सिटी नेम द फतेहपुर सिकरी? ठीक है, फतेहपुर सिकरी नाम का शहर किसने फाउंड किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने इसे क्या बनाया था? अपना कैपिटल सिटी बनाया था ना? ओके। नेक्स्ट, विच एम्परर फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर? सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज? 6th चैप्टर का क्वेश्चन है ये, है ना। द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 72.5 मीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ऊंची मिनारेट, ठीक है, कौन सी है? कुतुब मीनार है। कौन सी है मिनारेट? कुतुब मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर हैज इंडियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ? ठीक है, 1952 में। कब वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था? 1952 में। क्यों बनाया था? थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। 1951 में जब सर्वे हुआ तो बहुत सी ऐसी स्पीसीज, एनिमल और बर्ड्स की क्या होने लगी थी? एंडेंजर्ड हो गई थी, यानी कि खतरे में आ चुकी थी, और एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, यानी कि खत्म हो चुकी थी। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड एक्ट लाया, जिससे हम वाइल्ड एनिमल्स को क्या कर सके? प्रिजर्व कर सके, ठीक है। एक और एक्ट यहां पर आया था 1972 में, है ना, 1972 में। इसी के बाद क्या देखने को मिला था हमें? तो नेशनल पार्क बनते देखे थे, है ना, सेंचुरीज बनते हमने देखे थे, है ना, और बायो रिजर्व जोन हमने बनते देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ कुतुब मीनार इज फाउंड इन दिल्ली। कहां पे है कुतुब मीनार? दिल्ली में। क्रायोलाइट इज डैश टाइप ऑफ रिसोर्स? किस तरीके का रिसोर्स है ये? सॉलिटरी रिसोर्स है ना। सॉलिटरी रिसोर्स इज व्हाट? ऐसे रिसोर्स जो कि 1 और 2 प्लेसेस पे ही पाए जाते हो, है ना, 1 और 2 प्लेसेस पे ही पाए जाते हो। ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? सॉलिटरी रिसोर्स। वेरी गुड। लैंड एंड वाटर आर डैश टाइप ऑफ रिसोर्स? ये कैसे रिसोर्स है? जनरली अवेलेबल रिसोर्स है, यानी अर्थ पे
लगभग हर जगह आपको लैंड और वाटर मिल जाता है, क्योंकि अर्थ का 71% हिस्सा तो वाटर ही है ना, तो लैंड और वाटर जनरली अवेलेबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवियल सॉइल अगर इंडिया का 43% एरिया कवर करता है तो रेड सॉइल कितना कवर करता है? 19%। कितना कवर करता है? 19%। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो 19% एरिया कवर करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, ब्लैक सॉइल कितना एरिया कवर करता है? 15%। ब्लैक सॉइल कितना एरिया कवर करता है? 15%। ठीक है, नेक्स्ट, एन आर्मी इज अ डैश टाइप ऑफ रिसोर्स। किस तरीके का रिसोर्स है ये? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल या ग्लोबल? नेशनल रिसोर्स है आर्मी। ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल कॉटन, तो लेटराइट सॉइल में क्या उगाया जाता है? तो कैशिव। क्या उगाया जाएगा? कैशिव उगाया जाएगा। ब्लैक सॉइल सबसे सुटेबल मानी जाती है ना कॉटन प्रोडक्शन के लिए, एज इट इज लेटराइट सॉइल कैशिव के लिए। ठीक है, अच्छा, और दो तीन क्वेश्चन यहां से देखो बनते हैं। लेटराइट सॉइल किस भाषा से आया हुआ है? लैटिन से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? लैटिन से आया हुआ है। लैटिन के किस वर्ड से डिराइव्ड है लेटराइट? लेटर से डिराइव्ड है। किससे डिराइव्ड है? लेटर से। तो मैंने बताया था ना, आपको ट्रिपल एल याद रखना है ना। एल से लेटराइट, एल से लेटर और एल से लैटिन। ठीक है, तो ट्रिपल एल याद रखना है, यही मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडी इज यूजुअली ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। किस तरीके के सॉइल में पैडी उगाया जाता है? सो द आंसर विल बी एल्यूवियल सॉइल। आप ये सॉइल देखोगे तो उत्तर प्रदेश और भी नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, विच इज द अदर नेम ऑफ पड़खाऊ सॉइल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पड़खाऊ सॉइल के नाम से दूसरा कौन सा सॉइल जाना जाता है? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ राइनोज द स्ट्रेटेजी ऑफ डैश वॉज मेड। ठीक है, तो जो राइनोज होते हैं, गैंडे, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए किस तरीके का प्लान लिया गया था? तो हमने राइनो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था विजन 2020 के तहत। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? राइनो विजन 2020। 2020 में हमने नंबर ऑफ वन ऑन राइनो बढ़ाने के लिए विजन 2020 प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर देयर इन दी वर्ल्ड? एनिमल्स और बर्ड्स की कितनी स्पीसीज पूरी दुनिया में पाई जाती है? 15 लाख। कितनी? 15 लाख। एक और क्वेश्चन बनेगा, जब दुनिया में 15 लाख पाई जाती है तो पर्टिकुलरली इंडिया से भी बन सकता है ना क्वेश्चन, इंडिया में कितनी पाई जाएगी बताओ? 81251। इतनी आपकी एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टैंड्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में इंडिया का कौन सा रैंक आता है? 12th रैंक आता है। कौन सा रैंक आता है? 12th रैंक आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात? सो द आंसर विल बी टाइगर। ठीक है, गुजरात के जंगलों से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है? टाइगर हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से बन जाएगा, गुजरात से पर्टिकुलरली बना तो आप टाइगर लिख दोगे। राइट, इंडिया से अगर बनेगा तो आंसर विल बी चीता। क्या होगा आंसर? चीता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चॉकलेट मेड फ्रॉम? चॉकलेट किससे बनाया जाता है? कोकोआ से बनाया जाता है। सो द आंसर इज बी। कॉटन इज अ डैश क्रॉप। कॉटन किस तरीके का क्रॉप है? जेड, रबी, खरीफ या ऑल सीजन्स में? तो ये जनरली खरीफ क्रॉप माना जाता है। खरीफ क्रॉप उन क्रॉप को कहते हैं जो कि मानसून के सीजन में उगाए जाते हैं। कौन से सीजन में? मानसून के सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप उन्हें कहते हैं जो कि विंटर यानी कि ठंडी में उगाए जाते हैं। एम आई राइट? और जेड क्रॉप उन्हें कहते हैं जो कि समर में यानी गर्मियों के दिनों में उगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम, यहां पर इंपॉर्टेंट की जगह इंपोर्टेड होगा। ठीक है, ग्रेप्स कहां से इंपोर्ट होते हैं? तो ग्रेप्स इंपोर्ट होते हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबू। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबू। चूंकि इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का ग्रेप्स बहुत कम प्रोडक्शन करता है,
तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं है, तो कहीं से इंपोर्ट तो करना पड़ेगा हमें। तो हम किन देशों से ग्रेप्स इंपोर्ट करते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो नोन एज गैलेना, लीड। तो लीड के और को हम क्या कहते हैं? गैलेना, ठीक है, या लीड का दूसरा नाम क्या है? गैलेना, ठीक है। गुजरात रैंक डैश इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन दी कंट्री, सेकेंड। और फर्स्ट अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, बायोगैस प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पे गुजरात। देख रहे हो एक क्वेश्चन से और कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ लाइट मेटल, मेटल जो कि सबसे हल्का हो, गोल्ड, बक्साइट, कॉपर या मैंगनीज। सो द आंसर विल बी बक्साइट। आपको मालूम है ना इसकी लाइट वेट होने की वजह से कई तरीके के इक्विपमेंट्स बनाने में इसका यूज होता है ना। तो बक्साइट, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, बक्साइट कहां फाउंड हुआ था? लेसबॉक्स नाम की जगह पे। तो लेसबॉक्स नाम की जगह पे फाउंड हुआ, दैट इज व्हाई इसको हम क्या कहते हैं? बक्साइट कहते हैं। लेसबॉक्स नाम की जगह कहां है? फ्रांस में है। कब फाउंड हुआ था ये? 1920 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट अदर नेम इज द मॉडर्न एज नोन? सो द आंसर विल बी मिनरल एज। किस तरीके का एज? मिनरल एज। तो मॉडर्न एज मिनरल एज माना जाता है। नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड के नाम से क्या जाना जाता है? तो कोल जाना जाएगा। क्या जाना जाता है? कोल। आज भी इंडिया लगभग अपनी इलेक्ट्रिसिटी 80% प्रोड्यूस करने में यूज करता है कोल का, यानी हमारी डिपेंडेंसी कोल पे अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। विच इंडियन सिटी इज वेल नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सो द आंसर विल बी बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा सिटी जाना जाता है? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आईटी सेक्टर का हब माना जाता है। अमेरिका में भी एक शहर है ना सिलिकॉन वैली, जहां पर आईटी सेक्टर का हब माना जाता है। सेम इंडिया में भी सिलिकॉन वैली है, जैसे हम बेंगलुरु कहते हैं। Which of the following cities is called Cottonopolis of India for cotton textile? कौन सा भारत का शहर कॉटनोपोलिस शहर के नाम से जाना जाता है? So the answer will be मुंबई। अब देखो यहां से और कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडिया में कब स्टेब्लिश हुई थी? 1854 में। कब हुई थी? 1854 में। एक और क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, इंडिया का कौन सा शहर डेनिम सिटी के नाम से मशहूर है? सो द आंसर विल बी अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में सेकंड टेक्सटाइल मिल आई थी जो कि थी 1861 में, ठीक है। तो डेनिम सिटी पूछा जाए तो अहमदाबाद, कॉटनोपोलिस पूछा जाए तो मुंबई, चूंकि पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में स्टेब्लिश्ड हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड इन इंडिया? आया यहां से मुंबई, है ना। कब स्टेब्लिश हुई थी? अगेन 1854 में हुई थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, मैंने बताया था ना इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है, I इज इक्वल टू आई, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जहां होगा वहां पे क्या आएगी? इंडस्ट्री आएगी। वेरी गुड, क्या आएगी वहां पे? इंडस्ट्री आएगी। 1853 में रेलवे आया था इंडिया में सबसे पहली बार, एम आई राइट? फ्रॉम मुंबई टू थाने, फ्रॉम मुंबई टू थाने, फर्स्ट रेलवे रूट 1853 मुंबई टू थाने। ठीक इसके एक साल बाद हमें क्या देखने को मिलता है? तो मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल मिल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंडस्ट्रीज भी आएगी, है ना। तो रेलवे बनाने का मकसद ब्रिटिशर्स का ये था कि वो रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाए, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात? सो द आंसर विल बी 1600 किलोमीटर। यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा, इंडिया का कौन सा स्टेट जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लॉन्गेस्ट है? अगेन आंसर विल बी गुजरात, है ना। हमारे साउथ वाले कुछ स्टेट्स है ना जो कि कोस्टल एरिया में आते हैं, और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है
वो सभी स्टेट्स के मुकाबले काफी लंबा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस गिव्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ओएनजीसी फॉर ऑफशोर वर्क, ठीक है, पावन हंस, ठीक है, आंसर विल बी पावन हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वेयर पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में पोस्टल सर्विस स्टार्ट कब हुआ था? 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। देखो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं ये डलहौजी के जमाने में हुआ था। कौन से जमाने में? डलहौजी के, है ना। तो ब्रिटिशर्स एम्पायर में डलहौजी थे, उनके टाइम पे कई तरीके के रिफॉर्म हुए थे, जैसे पोस्टल सर्विस आया था, पीडब्ल्यूडी आया था, है ना, नेक्स्ट रेलवे भी उन्होंने स्टेब्लिश किया था। इस तरीके से ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें जो आप देखते हो उन्होंने अपनी मुनाफे के लिए शुरू किया था, इंडियंस के लिए नहीं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, पोस्टल एक्ट तो आ गया था 1837 में। कब आ गया था पोस्टल एक्ट? 1837 में, लेकिन पोस्टल सर्विस की जो शुरुआत है वो हुई थी 1854 में, राइट। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस ऑन अप्रैल 19, 1975 बॉस 19 अप्रैल 1975 को, 1975 को कौन सी सैटेलाइट गई थी इंडिया से और उस सैटेलाइट का नाम क्या था? सो द आंसर विल बी आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के नाम पे हमने पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, ठीक है। जो सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, वो किस तरीके की व्हीकल्स पे जाते हैं? पीएसएलवी व्हीकल, बताया था ना मैंने, किस तरीके के व्हीकल पे जाते हैं? पीएसएलवी व्हीकल्स पे जाते हैं। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ, आंसर विल बी 7516 किलोमीटर। यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी, समटाइम क्या होगा कि 7517 भी आ जाएगा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में दो आंसर गिवन है ना, 7517, और ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में आओगे तो 7516। आपको टिक करना है 7516, ठीक है। ऐसा क्यों? मैंने इसका जवाब दिया था आपको, 7516.5 किलोमीटर एग्जैक्टली जो है वो इंडिया की कोस्टल लाइन है, ठीक है। तो चूंकि 0.5 है यानी 500 मीटर ही एक्स्ट्रा है, तो कहीं कहीं आपको 7516 देखने को मिलेगा एकदम एवरेज, और कहीं कहीं आपको 7517 देखने को मिलेगा। तो ये जो डेटा, ये अप्रोक्स डेटा है, एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन आपको टिक करना है 7516। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ गुजरात, गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अहमदाबाद। ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना। डैश इज नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। सो द आंसर विल बी लैंड, ठीक है। लैंड क्या है? नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हमने इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में देखा था 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जिसमें था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये चारों से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बनते हैं। सबसे पहले नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछा जाए तो आपको लैंड करना है, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछा जाए तो लैंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश इज मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि मैन मेड हो, तो लैंड तो मैन मेड नहीं है, राइट, लेबर भी मैन मेड नहीं है और एंटरप्रेन्योर भी मैन मेड नहीं है। सो द आंसर विल बी कैपिटल, यही है ना मैन मेड, इंसानों ने कैपिटल बनाया, राइट। डैश इज लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड भी लिविंग नहीं है, कैपिटल भी लिविंग नहीं है, राइट, और एंटरप्रेन्योर भी जो कंसेप्ट है उसको हम रिस्क टेकर कहते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कोई लिविंग चीज तो नहीं है, वो एक कंसेप्ट है जो रिस्क टेक करता है, उसे तो हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सो द आंसर विल बी लेबर, ठीक है। तो ये कैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रॉफिट इज कंसीडर्ड टू बी सुप्रीम, यस, ये स्टेटमेंट राइट है। मार्केट सिस्टम का सेंटर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सोशलिस्ट सिस्टम का सेंटर क्या होता है? वेलफेयर होता है। नेक्स्ट, नीड्स ऑफ द पुअर आर निग्लेक्टेड, ये भी बिल्कुल सही है। जो गरीबों की जरूरत है, कैपिटलिस्ट मैकेनिज्म सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि गरीबों की जो डिमांड है, नेसेसिटीज है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है, स्टेट का इंटरफेरेंस होता तो सोशलिस्ट सिस्टम होता, है ना। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है?
बिल्कुल राइट है। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, मार्केट मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब देखो आपको ना यहां कंफ्यूजन काफी हो जाएगी, मार्केट मैकेनिज्म, कैपिटलिस्ट सिस्टम, है ना, या फिर फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, ये तीनों से क्वेश्चन अगर बने तो ये तीनों एक ही वर्ड्स हैं, इन तीनों में कंफ्यूज होना नहीं है। आप कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलो, फ्री इकोनॉमी बोलो या मार्केट सिस्टम बोलो, तीनों का सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2004 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मिनिमम पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स फॉर अ कंट्री टू बी कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री। 2004 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में जो भी नेशंस आएंगे, पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंडिविजुअल की कमाई उस देश में कितनी होनी चाहिए, डॉलर में पूछी गई है। ठीक है, 480, 520, 735 और 250। सो द आंसर विल बी 735। ठीक है, तो कोई भी डेवलपिंग नेशन तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, $735। ठीक है, आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। विच सिस्टम इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी, तो मार्केट सिस्टम, मैंने बताया ना तीनों एक ही चीज है, मार्केट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम या फ्री इकोनॉमी, तीनों के तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो मार्केट सिस्टम इज करेक्ट ऑप्शन। चलो कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे जो कि पूछे जाते हैं काफी बार। इंडिया रैंक फर्स्ट इन एशिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड इन रेलवे। एशिया में लॉन्गेस्ट रेलवे किसकी है, इंडिया की। किसकी है, इंडिया की। एशिया कॉन्टिनेंट में पूछा जाए तो, इन द वर्ल्ड पूछा जाए तो सेकंड पे आता है, इन द वर्ल्ड पूछा जाए तो सेकंड पे आता है, और फर्स्ट चूंकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, अमेरिका, राइट। कोंकण रेलवे हैज प्रोवाइडेड अ गुड रेलवे ट्रैक थ्रू टनल्स। तो माउंटेन्स एरिया पे जो टनल्स होते हैं ना, उन टनल्स में कौन सी रेलवे सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, कोंकण रेलवे। तो टनल्स में कौन सी रेलवे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, कोंकण रेलवे। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, हमने देखा था ना, डिब्रूगढ़ कहां है, आसाम में। कहां है, आसाम में। आसाम से कन्याकुमारी, आसाम से कन्याकुमारी, यानी नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल साउथ वाले स्टेट में आप आते हो, ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है। क्या है ये, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है। ठीक है, अब इस रेलवे रूट पे कौन सी ट्रेन चलती है, विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन चलती है, विवेक एक्सप्रेस, राइट। कौन सी ट्रेन चलती है, विवेक एक्सप्रेस। तो दो क्वेश्चन बन गए, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, कौन सी ट्रेन चलाई जाती है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, सो आज का सेशन जो है वो यहां खत्म होता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम, मिलते हैं। ठीक है।